ओसिनोको सीज़न 2 के एपिसोड 9 के शुरू में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां आई उस मूवी को देख रही थी जहां एक्वा ने एक्टिंग की थी। उसकी एक्टिंग देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर वो एक्वा को कहती है कि उसकी एक्टिंग सही में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। ये सुनकर एक्वा भी हैरान हो जाता है कि कौन ऐसे तारीफ़ करता है अपने बच्चे की। उसके बाद आई कहती है कि कैसे एक्वा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर एक्वा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक्वा और हिमेकावा एक साथ फाइटिंग सीन कर रहे थे और यहाँ दोनों की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही थी। एक्वा के फ्रस्ट्रेशन, एंगर और इमोशंस तीनों के तीनों सीन्स में कंबाइन होके काफ़ी ज़्यादा फिट बैठ रहे थे। ये देखकर आरिमा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी एक्वा उसी समय वापस से पास्ट में पहुंच जाता है, जहां वो आई को बचा नहीं पाया था। यहाँ उसका पास्ट सेल्फ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने आरिमा को रोशनी दिखा दी तो तुम खुद भी एक्टिंग में एंजॉय करने लगोगे। तुम इन सभी चीज़ों को भूलने के बाद अपनी लाइफ को एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीना चाहते हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा जब तक कि तुम आई को बदल ना दो। जिस पर एक्वा उसको कहता है कि तुम गलत हो, मैं तुम ही हूँ, जो कि एक फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से भरा हुआ है। सच्चाई यह है कि मैं आई की आवाज़ एक और बार सुनना चाहता हूँ और मैं इन्हीं इमोशंस का यूज़ करूँगा। और फिर प्रेजेंट टाइम में एक्वा अपने इन्हीं इमोशंस का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है। उसी फ्रस्ट्रेशन का यूज़ करते हुए वो अपनी एक्टिंग को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। पर हिमेकावा के साथ बैटल हारने के बाद उन सभी के बीच में समझौता हो जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अकाने के करैक्टर यानी प्रिंसेस साया को वापस से रिवाइव करेंगे, क्योंकि मरने से पहले उसने अपने आसपास के सभी लोगों की चोट ठीक कर दी थी, भले ही वो दोस्त हों या फिर दुश्मन। इस वजह से वो लोग अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसको वापस से रिवाइव करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एक्वा को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना था, जहां उसको रोना होगा। इसलिए एक्वा इमेजिन करता है एक होपलेस ड्रीम, जिसमें वो हमेशा से सोचता रहता है, पर वो अब तक सच नहीं हुआ। तभी हमें छोटे एक्वा को दिखाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि आई अभी भी जिंदा थी और यहाँ वो उसको गले लगा लेता है। दूसरी तरफ आई तो उसको मज़े में बोलती है कि मैं कभी नहीं मरने वाली। इन इमोशंस का यूज़ करते हुए एक्वा प्ले के दौरान वापस से रोने लग जाता है, जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो देखकर अकाने भी हैरान हो जाती है और फिर इसी के साथ प्ले भी ख़त्म हो जाता है। प्ले के बाद हमें स्वीट टुडे के एक्टर्स को दिखाते हैं, जो अकाने के साथ बात कर रहे थे। वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, जो सुनकर अकाने भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ तक कि वो तो उसको मिस जीनियस भी कहने लगते हैं। पर ये सुनकर अकाने इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती। वो थोड़ा सा इमोशनल होते हुए रोने लग जाती है, क्योंकि वो कोई रियल जीनियस नहीं है। उसको रियलिटी के बारे में पता चल चुका है। दूसरी तरफ हमें आरिमा को दिखाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। उसको तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनको ये एक्टिंग कई बार करनी होगी। तभी रूबी कहती है कि मुझे स्टेज प्ले के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर आपकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। वह आरिमा को जीनियस कह के बुलाती है। ये सुनकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर वह अचानक से मना कर देती है, क्योंकि वो कोई जीनियस नहीं है, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों में से एक है जो कॉम्पीट कर रहे हैं। अगर कोई असली जीनियस होगा तो वो शायद अकाने की तरह होगा, क्योंकि वो स्टेज प्ले में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही थी। शायद इसी वजह से एक्वा अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से निकाल पाया था। ये बोलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी वो गुस्से में वापस से चिल्लाने लग जाती है। अगले सीन में मसाया और किंडाइची को एक साथ दिखाते हैं, जो खुश होते हैं क्योंकि स्टेज प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथली और अच्छी तरीके से चला गया।
इतने ज़्यादा परेशानी के बाद भी मसाया किंडाइची को शुक्रिया बोलता है, क्योंकि उसी के कारण लालालाई के इतने फेमस एक्टर्स भी प्ले में हिस्सा ले पाए। जिस पे किंडाइची कहता है कि ये सही में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो सभी इस प्ले के साथ साथ और भी कई सारे टीवी ड्रामा शोज़ में काम कर रहे थे। मसाया आरिमा की एक्टिंग से काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग करके दिखाएगी। शायद से एक आइडल बनने की वजह से उसको कुछ नए पर्सपेक्टिव देखने को मिले हैं, या फिर उसको एक बॉयफ्रेंड मिल चुका है। ये दुनिया क्यूट लोगों से भरी हुई है, उनमें से कुछ तो पैदाइशी स्पेशल होते हैं, और अगर तुम देखने जाओ तो एक आइडल लड़की उतनी ही क्यूट है जितनी कि एक लड़की है जिसको कि अवार्ड मिल रहा है। लोगों को कन्वेंस करना ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। ये काम आरिमा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। फिर वो किंडाइची से पूछता है कि आखिर सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर किसका है, जिस पर किंडाइची बताता है कि अकाने का। दूसरी तरफ हमें रायडा को दिखाते हैं, जो कि लोगों के हंसते हुए चेहरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट आके बताती है कि पब्लिशर उसको बुला रहे हैं, जिस पे रायडा बताता है कि लोगों के हंसते हुए चेहरे को देख के समझ आता है कि प्ले कितना ज़्यादा बढ़िया है। एक तरफ सभी लोगों का हैप्पी मूड दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक्वा काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी मूड में था, क्योंकि उसके पास डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर स्क्रिप्ट राइटर गोवा और अबिको दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। आखिर में सभी एक्टर्स और डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग डिनर के लिए एक साथ बाहर जाने वाले हैं, जहां अकाने ने एक जगह डिसाइड भी कर रखी थी। दूसरी तरफ आरिमा का कहीं जाने का मूड नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। और जैसे ही उसको पता चलता है कि एक्वा भी जाने वाला है, तो वो भी जाने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां अडल्ट्स ड्रिंक कर रहे थे और जो माइनर्स हैं वो सभी लोग मस्त खाना खा रहे थे। पर एक्वा की नज़र बस एक ही पर्सन पर थी, जो कि किंडाइची था। फिर वो मसाया की बात याद करता है, जहां उसको पता था कि आई किसको पसंद करती थी, पर उसने एक्वा को नहीं बताया था कि आखिर वो पर्सन कौन है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता था। उसके बाद एक्वा किंडाइची के बगल में जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो लालालाई में कब से जुड़ा हुआ है, जिस पर किंडाइची कहता है कि लालालाई शुरुआत में क्लासेस देता था, पर लेकिन जल्द ही वो एक प्रोडक्शन हाउस में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। शुरुआत में उन्होंने लोगों को इनवाइट किया था उनका प्ले देखने के लिए, पर जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ लगाना पड़ा था। फिर भी वो लोग फेल हो गए थे, जिसे सुनकर एक्वा और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उससे और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पूछने लग जाता है, पर किंडाइची उसको इन चीज़ों में ज़्यादा घुसने के लिए मना करता है, क्योंकि वो अभी भी बच्चा है, जिस वजह से एक्वा और कुछ भी नहीं बोल पाता। पर तभी अचानक से हिमेकावा एक्वा से कहता है कि ये मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। फिर वो किंडाइची से कहता है कि चलो हम लोग कहीं और जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक अलग बार में आए होते हैं, जहाँ किंडाइची बस ड्रिंक कर रहा था। हिमेकावा वेटर्स को बोलता है और भी ज़्यादा ड्रिंक करवाने को, क्योंकि किंडाइची काफ़ी ज़्यादा फेमस डायरेक्टर था। इस वजह से बार वेटर्स भी उससे चांस मांगने लग जाते हैं। तभी हिमेकावा एक्वा को बताता है कि यहाँ जितने भी वेटर्स हैं वो सब लोग एक्टर्स और आइडल्स हैं, जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जिस वजह से उनको अपनी एजेंसी से छिपकर यहाँ सीक्रेट में काम करना पड़ रहा है। यहाँ तो कुछ के 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, एंड वो ये भी बताता है कि उसको भी क्यूट लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी एक्वा हिमेकावा के बगल वाली लड़की को जूस लाने के लिए भेज देता है। तभी किंडाइची हिमेकावा से कहता है कि
तुम कितने ज़्यादा बेकार हो चुके हो। मैंने तुमको बड़ा किया है और अब तुम उन सभी चीज़ों को भूल रहे हो, मेरे साथ पी नहीं रहे हो। ये सुनकर एक्वा उससे पूछता है कि आखिर उन दोनों का रिलेशन क्या है, जिस पे हिमेकावा बताने लग जाता है कि मैं एक ऑर्फनेज में पैदा हुआ था, पर उसके बाद मैं किंडाइची से मिला। उसके बाद उसने मेरे को अपने साथ रख लिया। जिस पे किंडाइची बताता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने आसपास की चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। यही चीज़ हिमेकावा और एक्वा दोनों में ही लागू होती है, क्योंकि दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा सेम है, एक समान है। तुम दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, जो कि है तुम दोनों अपने सराउंडिंग को कैसे एब्जॉर्ब करते हो। और वह एक्वा की तारीफ़ करता है क्योंकि वो स्टार्टिंग में इमोशंस नहीं दिखा पा रहा था, पर फाइनल एक्ट में उसने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इमोशंस को निकाला। उसके बाद वो खुद को ही एक्टिंग का क्रेडिट देने लग जाता है, क्योंकि उसने ही एक्वा को सिखाया है। फिर वहीं हिमेकावा को धोखेबाज कहता है, क्योंकि वो उसके साथ ड्रिंक नहीं कर रहा था। ये बोलते बोलते ही वो सो जाता है। फिर हिमेकावा दूसरी लड़की को उसको लिटा देने के लिए बोलता है। हिमेकावा उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसकी बातों को नहीं निकाल पाया, पर एक्वा उसको चिंता करने के लिए मना करता है और बोलता है कि वैसे भी मेरे को तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी थी। तभी वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट निकालता है, जिसको कि हिमेकावा भी देखता है, जिसमें लिखा था कि एक्वा और हिमेकावा दोनों हाफ ब्रदर्स हैं, जिसका मतलब उन दोनों का पिता सेम है। इसी के साथ एक्वा उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि तुम्हारे पिता कौन है, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सायोनारा।